बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है और हमने देखा कि अनाउंसमेंट हो चुकी है स्क्वाड के हवाले से भी। उस पर भी आज हम कोशिश करेंगे डिटेल में डिस्कशन की जाए। आज का शो काफ़ी स्पेशल है, जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर हैं, ज़बरदस्त किस्म के फास्ट बॉलर भी हैं और आज का जो इनकी रिकग्निशन है वो इनके दबंग किस्म के एनालिसिस है। द वन एंड ओनली अब्दुल रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका जैसे इंट्रोडक्शन करवाया, बॉलिंग के अलावा एक अच्छी यूनिक चीज़ ये है जो मैं बहुत एडमायर करता हूँ कि आपने अपना एजुकेशन का साथ नहीं छोड़ा और अभी तक आपका जो माशाल्लाह जर्नी है उसमें आपने उसको कंटिन्यू रखा हुआ है। थोड़ा सा पहले उस हवाले से बताइए कि आप जो पीएचडी करने जा रहे हैं वो कैसे आपके इस सोच आई, क्रिकेट के बाद भी आपने उसको कंटिन्यू रखा? देखिए, बेसिकली मैंने इसको डिस्कनेक्ट तो कभी नहीं किया था, क्योंकि जब 99 में मैं था पंजाब यूनिवर्सिटी में जी, तो वहाँ पे मैं पॉलिटिकल साइंस में मास्टर कर रहा था जब पाकिस्तान टीम में। फिर मैं बिज़ी हो गया फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और फिर उसके बाद लीग्स वगैरह खेलने इंग्लैंड जाना शुरू हो गया, तो टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिला और फिर मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा। आल्दो कि मैंने वो अपना कंप्लीट कर लिया था मास्टर अच्छा, उसी दौरान में, मगर उसके बाद फिर क्रिकेट की मसरूफियात ऐसी हो गई कि फिर टाइम नहीं मिला। फिर उसके बाद हमारे एक पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचर थे अशरफ कुरैशी साहब, राइट, वो कश्मीर अफेयर्स को वहाँ पे उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और उनकी हमारे साथ बड़ी ख़ास एक एफिलिएशन थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप कश्मीर से हैं तो आपको कश्मीर में अच्छा, इसमें भी मास्टर करना चाहिए कम अज़ कम। तो उन्होंने मुझे ऑनरेरी तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया। अच्छा, तो फिर मैंने उसमें भी एक मास्टर किया उसी दौरान। तो फिर जब क्रिकेट में ज़्यादा बिजी हो गया, असल में मेरा इरादा यही था शुरू में कि स्पोर्ट्स साइंसेज में मास्टर करूं, ठीक है, मगर वो अब जब मैं रिटायर हुआ, टाइम मिला तो क्रिकेट से, तो फिर मुझे टाइम मिला और दोबारा मैंने इसमें एमएससी की है स्पोर्ट्स साइंसेज में। और अभी मेरा यही इरादा है कि इसमें पीएचडी वगैरह करूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जा रहा है। 25-30 साल का मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, और नॉलेज भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें अपना ये मैक्सिमम। बड़ी अच्छी यूनिक चीज़ है। और जिस तरह आप जैसे क्रिकेटर, आप ओबियसली लाखों लोगों के लिए आइकॉनिक प्लेयर होते हैं, आइडियल होते हैं। जब आप लोग इस तरह एजुकेशन की तरफ भी आते हैं तो एक जो बच्चा यंगस्टर आपको फॉलो कर रहा होता है वो समझता है, उसको इम्पोर्टेंस का पता चलता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है चीज़। और ये आप ये देखें कि नॉट ओनली इन द क्रिकेट, एक जनरल लाइफ के अंदर भी एजुकेशन किस कदर काम आती है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। जो हम एक शुरू से बात करते हैं, एज की कोई लिमिट नहीं है एजुकेशन के लिए। एक ऐसा जर्नी है जो आपका टिल होल लाइफ कंटिन्यू रख सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसमें अभी मुझे डिग्री करने के बाद पता चला कि हमें 25-30 साल क्रिकेट खेलने के बाद भी बेशुमार ऐसी चीज़ें थी जो मिसिंग थी, हम नहीं जानते थे। मसलन कि मैंने इसी सब्जेक्ट में साइकोलॉजी पढ़ी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की, हमने प्लेयर्स को डील किस तरह करना है, उसको कलर को, उसको सेक्ट को, उसकी जो मुख्तलिफ एफिलिएशंस हैं उसको साइड पर रख कर, और जो जिस माहौल से वो आया उसको साइड पर रख के हमने उसको किस तरह अप ब्रिंगिंग में लाना है उसको। उसके बाद फिर आपको बायोमैकेनिक्स में एक्सपर्टीज़ करना पड़ती है। उसके मेरा ख्याल है कि जब तक आपको बायोमैकेनिक्स का नॉलेज नहीं है और उसके बाद जो आपको जो न्यूट्रिशन है, जो आपके मसल्स हैं, डिफरेंट बॉडी मैकेनिक्स हैं, उनका नॉलेज नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कोचिंग कर सकते हैं या कोचिंग फील्ड में आ सकते हैं। 3 या 4 या 5 दिन के मैंने भी बेशुमार कोर्सेज किए हैं, लेवल 2 लेवल 3 इंग्लैंड से भी किए हुए, पाकिस्तान से, मगर उनका कोई हैसियत नहीं है। वो आपको जस्ट इस बेस पे पास कर देते हैं कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, मगर जो प्रॉपर एजुकेशन है वो आपको स्पोर्ट्स साइंसेज से ही मिलती है अगर आपने कोचिंग में आना है। बिल्कुल ठीक। तो भाई क्रिकेट की तो हम बात करेंगे, मुझे ये बताइए अब आपका गोल क्या है आगे? आप क्या कोचिंग की तरफ अपने आप को देखते हैं? एनालिसिस तो आपके हम सुन ही रहे हैं टीवी पे, डिफरेंट चैनल्स पे हम आपको देख रहे होते हैं। तो अभी फ्यूचर में आप क्या चाह रहे हो कि आप किस साइड पे ज़्यादा अपना कैरियर को देख रहे हो? देखिए, अभी तो मेरी एक तो जॉब भी है फेडरल गवर्नमेंट में, और उसके बाद फिर कोचिंग में भी मैंने कोर्सेज वगैरह किए हुए। उसके बाद जो मैच रेफरी का कोर्स था पाकिस्तान से वो भी मैंने किया हुआ। उसके बाद मैंने अभी मेरे फोकस तो मेरी एजुकेशन पे है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मैक्सिमम लेवल पर अपने आप को एजुकेट कर सकूँ, ताकि अगर मैं किसी को आगे बच्चे को ट्रेंड करूँ या किसी भी जगह पर कोचिंग के लिए जाऊँ तो कम अज़ कम मेरा एक्सपीरियंस कम्प्लीट हो उसमें। बिल्कुल ठीक है। चलें क्रिकेट की तरफ आते हैं जी वापस। सबसे पहले हमने ये जिस तरह टूर अब होने को बिल्कुल स्टार्ट होने को है, अभी रिसेंट जो सीरीज़ हुई उसमें हमने देखा कि 5 प्लेयर सीनियर प्लेयर को रेस्ट दिया गया। एक मीडिया में बहुत ज़्यादा र्यूमर भी चला कि ये जान के डेलिबरेटली रेस्ट दिया गया है प्लेयर्स को, ये चाह नहीं रही थे। और इसकी प्रेसिडेंट हमें मिलता भी है पास में कि प्लेयर खुद भी कई जगहों पर हमें नज़र आया कि आपकी टीम मैच जीत चुकी है, सीरीज़ जीत चुकी है, सीनियर प्लेयर रेस्ट नहीं कर रहे, जूनियर को चांस नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने इनको डेलिबरेटली रेस्ट करवाया कि आप बैठें और ये जूनियर परफॉर्म करे। बट अनफॉर्चुनेटली जूनियर उस तरह कर नहीं पाए और फिर दोबारा इनको वो चांस मिल गया। आप कैसे देखते हो इस चीज़ को, आइडिया को, कि ये जो हमारा एक कल्चर का पार्ट बन गया है कि सीनियर जूनियर को चांस देने के लिए तैयार नहीं है
और जूनियर को अगर मिलता भी है, जिस तरह अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने उसको ग्रैब नहीं किया। तो आए हम आगे डिटेल में बात करें कि साइम अयूब के या सानुल्लाह के, तो इस कल्चर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये कल्चर चेंज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो बार बार चेंज होती है आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में, वो बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट उसके आते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट पे और जूनियर प्लेयर्स पे और सीनियर प्लेयर्स पे। जब तक हम इस चीज़ को सेटल डाउन नहीं करेंगे हमारे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, क्योंकि जो पॉलिसीज़ होती है क्रिकेट बोर्ड की वो एक पर्सनैलिटी पे घूमनी नहीं चाहिए कि कोई आदमी आ गया, उसे अपना सिस्टम ले आया, उसने चेंज कर दी, तो फिर वो जो प्लेयर्स भी सफ़र करते हैं, नए प्लेयर्स भी सफ़र करते हैं। आपको एक स्ट्रेट एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपका एक क्रिकेट बोर्ड फंक्शनल है पिछले 60-70 साल से, और पाकिस्तान ने 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 पे रहा है। तो एक स्टैब्लिश क्रिकेट बोर्ड है और इसकी पॉलिसीज़ भी स्टैब्लिश होनी चाहिए, और इसकी पॉलिसी शॉर्ट टर्म्स नहीं होनी चाहिए बल्कि लॉन्ग टर्म पे बेस करनी चाहिए। आप देखें पिछले 5-6 साल में हमने कितनी चेंजिंग की, हमारा मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं हल हुआ, हमने 8-10 लड़कों को चेंज किया, किसी को 1 मैच खिलाया, किसी को आधा मैच खिलाया, किसी को 2 मैच खिलाए, जो T20 का प्लेयर था उसको टेस्ट में डाल दिया, जो वनडे का था उसको T20 खिला के हमने उसका कैरियर ख़राब कर दिया। उसमें जो प्रॉब्लम क्या आई है, उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप पाकिस्तान की शर्ट्स को बांटना शुरू कर देते हैं बेतहाशा, तो वो डिवैल्यू हो जाती है, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं हो जाती पाकिस्तान की कैप की। जिस तरह कभी किसी ज़माने में था कि अगर पाकिस्तान का कोई एक प्लेयर किसी सिटी में चला जाता था तो पूरा शहर उसको देखने के लिए आ जाता था। बिल्कुल सही तो बात। ये पूरी दुनिया में, अब इंडिया में आज भी ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया में आज भी ऐसा है, इंग्लैंड में आज भी ऐसा है, मगर हम दूर चले गए हैं, हम उस पॉलिसी और विजन से हट गए, अपने मुफाद में पॉलिसी बनाते हैं, हम अपने मुफाद में फ़ैसले करते हैं। जो भी मैनेजमेंट आती है वो कंट्रोवर्सीज लाती है, अच्छा भला चलता चलाया सिस्टम उसको ख़राब कर देते हैं और नए प्लेयर्स को ले आते हैं। अब इसमें भी यही हुआ कि अगर आपका सिस्टम स्टैब्लिश होता तो आप कभी भी 5-6 लड़कियों को डायरेक्ट चांस ना देते, आप 1-2 लड़कियों को रखते हैं, उनको साथ जो सीनियर प्लेयर्स हैं। दुनिया में ऐसे है, जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में होता है कि आप 1-2 बच्चे फिर उसके बाद आपकी अंडर 19 क्रिकेट आपकी पिछले काफ़ी अरसे से बिल्कुल शट डाउन है, आपकी ए टीम का कोई टूर नहीं हो रहा। और असल चीज़ यही है कि जब आपके डोमेस्टिक परफॉर्मर्स होते हैं, उनकी जो डोमेस्टिक या जो नीचे परफॉर्म करते हैं लोकल टूर्नामेंट्स में, उनकी प्लेस ए टीम या अंडर 19 है, उनकी प्लेस पाकिस्तान नहीं है। अगर वो अंडर 19 और ए टीम में भी उसी तरह परफॉर्म करें जिस तरह लोकल टूर्नामेंट्स में कर रहे हैं, और उसके बाद आपकी मैनेजमेंट 2 या 3 साल के बाद हम उनकी रिपोर्ट बनाकर दे कि ये बंदा पाकिस्तान टीम के लिए आया है, तो फिर आप उसको टेस्ट कैप दें। ये कोई तरीका नहीं कि 6 लड़कों को आप डाल दें, उसमें से एक पसंद आया तो ठीक है हमने कर लिया, 5 को निकाल दें। एक रुपये इसमें और भी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारी सबसे बड़ा ब्रांड कमोडिटी जहाँ हम PSL को मानते हैं, उसका एक नुकसान भी है कि जिस बच्चे ने 1-2 इनिंग्स उधर अच्छी खेली PSL में, और वो चाहे जिस तरह का भी, जैसे हम क्रिकेट टेक्नोलॉजी में कहते हैं दड़ा प्लेयर है, ठीक है, वो अन्यवाद चलाना शुरू करता है, वो लगनी शुरू हो जाती है, तो आप कहते हैं ये टैलेंट है, इसको रख लें। आल दो कि आपके डोमेस्टिक पूरा साल का सर्कल है, उसमें लड़के को आजमाया जाए, चेक किया जाए, अगर वो अपनी वर्थ शो करता फिर ऐड करना चाहिए। बट हम देख रहे हैं कि 5-6 साल से 90% टीम के अंदर जो सिलेक्शन हो रही है वो आपकी PSL की बेस पे। अच्छा इरफान भाई, बहुत वैलिड ही आपका पॉइंट है, और इसलिए वैलिड है कि इस पे डिबेट भी होनी चाहिए और इस पे एक बोर्ड भी बनना चाहिए और इस पे बात भी करनी चाहिए कि पूरी दुनिया में, इंडिया में रणजी ट्रॉफी अभी तक मोस्ट पॉपुलर है। उसके बाद जो इंग्लैंड का काउंटी क्रिकेट सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया का स्टेट सिस्टम है, उसमें से प्लेयर निकलते हैं और उसको स्टैब्लिश करते हैं। वो उतना ही स्टैब्लिश है जितना उनका T20 इवेंट होता है। हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट या कायदे ट्रॉफी या पैटर्न ट्रॉफी कहाँ पे खड़ी है? पिछले 10-15 साल में आपने बार बार चेंज करके सिस्टम को बिल्कुल डिरेल कर दिया हुआ है, तो उसकी कोई वर्थ नहीं रही। आपके अभी पिछले 3-4 साल में मैं देख रहा था जितने फर्स्ट क्लास के मैचेस हुए हैं आपके इसके कायदे ट्रॉफी के, उनमें 99% मैचेस आपके ड्रा हुए हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, विकेटें आपकी फ्लैट हैं, फिर आप उसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे जिस तरह आप अपने अंडर ये T20 टूर्नामेंट्स को कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये आ जाता है कि जो बेचारे लॉन्ग टर्म जो टेक्निकली बेहतर होते हैं, जिनकी लॉन्ग फॉर्मेट में परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उनको ना कोई जानता है, ना उनको पहचानता है, ना उनकी परफॉर्मेंस की कोई वर्थ होती है, और ना वो टीम में आते हैं। यहाँ पे T20 टूर्नामेंट 4 दिन का होता है, आपका पूरा बोर्ड बैठता है, पूरी मैनेजमेंट बैठ जाती है, जो 2-4 परफॉर्म करते हैं उनको पाकिस्तान टीम में डाल देते हैं, उनकी टेक्निक्स टोटली रॉन्ग होती है। आज तक देखें, अब्दुल्ला शफीक आया, नीचे डोमेस्टिक से आया, फर्स्ट क्लास से आया, शाहीन अफरीदी KRL से आया, बाबर आजम नीचे आपका KRL है, आपका लाहौर है, और आपका स्टेट बैंक है, वहाँ से आए हैं। सारे के सारे प्लेयर्स आपको अच्छे, रिजवान देखें सुई गैस से, ये आपको यहाँ से मिले हैं। कोई आपको T20 का प्लेयर कोई सुपरस्टार आपका नहीं बना, मगर आप फिर भी उसी फॉर्मेट से प्लेयर उठा के पाकिस्तान टीम में डाल रहे हैं, और इससे मेरा ख्याल है कि आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये रोबी कहते भी है ना कि टेस्ट क्रिकेटर जो है वो ODI और T20 प्लेयर बन सकता है, बट T20 प्लेयर ODI और टेस्ट प्लेयर नहीं बन सकता। अच्छा, इसमें थोड़ी सी अगर हम बात करें तो क्रिकेटर आए रमीज़ राजा साहब, और उन्होंने आके ओबियसली खान साहब का एक विजन तो मेरा अपना मानना ये है कि वो ठीक है, बट हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है।
शायद वो किसी ने उनको बताना था कि ये अब कम्पिटिटिव क्रिकेट तो ओबियसली वो उनके बात में 100% एग्री करता हूँ कि वो चाह रहे थे कि कम टीमें होंगी, कम्पिटिटिव नजर आएगी, लड़के के अंदर भी अर्ज कई दफ़ा ख़त्म हो जाती है। बट हमारा जो एक कल्चर है पाकिस्तान के, एक इंडिविजुअल पूरी फैमिली को रन कर रहा होता है और 700-800 बल्कि शायद 1000 के करीब लड़का जॉबलेस हो गया। रमीज़ राजा साहब आए, उन्होंने उसको इंडोर्स किया, कोई चेंजिंग नहीं आई, ड्रॉपिंग पिचेस का आइडिया को वो लेके आए, वो भी नहीं चल पाई, और अभी सेठी साहब आ गए। तो इन दोनों बोर्ड को या इनके कंपैरिजन में आप एज ए प्लेयर, क्योंकि आप रिसेंटली खेले भी हो, लड़कों के साथ मिलते भी हो, बात भी करते हो, कैसे देखते हैं आप? देखिए मेरा ख्याल है कि रमीज़ राजा की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, क्रिकेट खेले हुए थे, पाकिस्तान को बहुत लंबा सर्व किया हुआ, एजुकेशन थी, उन्होंने अलाइड बैंक के प्रेसिडेंट रहे हैं वो, उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी GM रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो उनकी पॉलिसी में कोई इतना ज़्यादा ख़राबी नहीं थी और ना ही कोई उन्होंने इतना ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को पहुँचाया है। असल चीज़ जो उनको लेकर डूबी है वो जो विजन था इमरान खान साहब का, वो था कि हमने जो टीमें शॉर्ट कर दी थी, उसमें ये हुआ कि डिपार्टमेंट बंद हो गए, टीमें कम होगी। अब देखें जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि आपको ग्राउंड रियलिटी के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। आप कोई वेलफेयर स्टेट नहीं है, ना आप कोई इंतहाई तरक्की याफ्ता स्टेट है, आपकी आबादी 25-26 करोड़ आपकी आबादी है, आपके पास इन्फ्लेशन दुनिया में सबसे हाई इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है, इकानमी आपकी डिज़ास्टर है टोटल, आपके नौजवानों के पास बिल्कुल रोज़गार नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास नौकरियां नहीं है गवर्नमेंट के पास। इस सिस्टम में अगर आप एक बहुत बड़ी तादाद को, और उसके बाद जो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक गेम का फ्यूचर है। आपने स्क्वाश का ख़त्म कर दिया, आपने हॉकी को ग्राउंड कर दिया, आपने कबड्डी ख़त्म कर दिया, आपने एथलेटिक्स ख़त्म कर दी, आपने जितनी भी स्पोर्ट्स थी सबको ग्राउंड कर दिया। रहस है कि 28 करोड़ की आबादी के पास सिर्फ एक स्पोर्ट्स है, वो है क्रिकेट। जब आपने उसमें से रोज़गार ख़त्म कर दिया तो फिर एक बहुत ही एक तूफ़ान मचा उनके ख़िलाफ़, इमरान खान की पॉलिसी के ख़िलाफ़ और रमीज़ राजा को वो भुगतना पड़ा। हमारे जैसे टोटल क्रिकेटर जो ग्राउंड रियलिटी से ग्रास रूट के साथ टच थे, जिनको पता था कि हमने किस तरीके से क्लब चलाए हैं, हम किस तरीके से सिस्टम चला रहे हैं, उनको भी रमीज़ राजा के इसीलिए ख़िलाफ़ जाना पड़ा कि भाई ये पॉलिसीज़ आपकी एग्जिस्ट नहीं कर सकती पाकिस्तान में। हमें पता है कि हमने किस तरह एक मैच, क्लब का मैच, और क्लब चलाने के लिए हमें कितने ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल कि रमीज़ राजा के ख़िलाफ़ गई हैं। अब जो दूसरा ग्रुप था जो अभी है सेठी साहब, और वो उनको आप क्लेवर कह सकते हैं इस मामले में, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। जो प्लेयर पावर थी जो रमीज़ राजा वगैरह के खिलाफ हो गई थी, बहुत बड़े प्लेयर बेरोज़गार हो गए थे, उन्होंने रीजनल स्ट्रक्चर को दोबारा रिवाइव कर दिया, डिपार्टमेंट्स को दोबारा रिवाइव कर दिया। हालांकि काम उन्होंने एक आने का भी नहीं किया अभी तक, और ना ही वो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई पॉलिसी बना सकते हैं, मगर एक बहुत बड़ी फेवर पाकिस्तान की स्पोर्ट्समैन की उनके साथ चली गई है। तो अभी डिपार्टमेंट आपकी नज़र में सारे एस्टेब्लिश रिस्टोर हो चुके हैं, काम फंक्शनल हो चुके हैं? देखें, ये तो प्राइम मिनिस्टर का एक आर्डर है। जब प्राइम मिनिस्टर ने आर्डर दे दिया जितने भी स्पोर्ट्स हेड हैं, जितने भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हैं, उनके चेयरमैन को कि आपने हर सूरत में पार्टिसिपेट करना है, तो फिर उनको हर सूरत में तोहन और करन उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इसमें। लेकिन मेरा जहाँ तक इन्फॉर्मेशन थी, अभी भी कई डिपार्टमेंट का कंसर्न ये अपनी जगह पे है कि अगर हम दोबारा रिस्टोर करके फिर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फिर दोबारा आपकी गवर्नमेंट चली जाती है, नई रिजीम आती है, फिर हमें दोबारा उसी चीज़ का सामना ना करना पड़े। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल में अभी भी उनको काफ़ी रिजर्वेशन है इस चीज़ को लेकर। लेकिन जो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पीछे लेटर पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा, उसमें मेरा ख्याल है कि उनके पास 28 या 30 ग्रेड 2 के डिपार्टमेंट्स और 12 ग्रेड 1 के डिपार्टमेंट्स अवेलेबल थे, जिन्होंने उनको अपना एग्रीमेंट उनको एग्री किया कि हम आपके पार्टिसिपेट करेंगे। चले, ये तो अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर है। अच्छा, कुछ दोबारा करंट टीम के हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारी कैप्टनसी का है। सरफराज के बाद जब बाबर को कैप्टनसी दी गई तो बाबर का शुरू में कहा गया कि लर्निंग कैप्टन है, ग्रेजुअली सीख लेगा। हमने देखा कि कई जगह पे कैप्टनसी उनकी ठीक होती है, कई जगह बिल्कुल प्लेसमेंट हो जाते हैं, कोई इनोवेशन नहीं लेके आते। जैसे अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी हमने देखा, इंग्लैंड से हमें हिस्ट्री में पहली दफ़ा वाइट वॉश हो गया, न्यूजीलैंड से बड़ी मुश्किल से हमने बचाए सीरीज़, फिर इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में मार के चला गया। तो हमें, और वर्ल्ड कप के अंदर भी हम अगर देखें तो एवरेज परफॉर्मेंस थी, किसी मैच में हल्की टीमों से भी हम मैच हारे, कहीं कैप्टनसी की जहाँ रिक्वायरमेंट थी वहाँ हमें नज़र नहीं आई। वो एक फ़्लो के ऊपर चलते हैं, ऑन द गिवन सर्कमस्टांसिस वो चलते हैं खुद अपनी तरफ से, क्योंकि कैप्टन, मेरा मानना ये है कि वो एक स्टेप हेड होना चाहिए अपनी टीम से भी और दूसरी जो अपोजिशन है उससे भी, उधर कहीं लैग करते हैं। तो आप क्या बाबर की कैप्टनसी को कैसे देखते हैं? और दूसरा आप ये बताइए कि कैप्टन क्या बॉर्न होता है या करने से ही आती है, और आपको लगता है कि फ्यूचर में बाबर बेहतर कैप्टन बन जाएगी?
देखिए जो लीडरशिप है मेरा ख्याल में कि वो 2-3 किस्म की होती है। एक बाई बर्थ होता है, एक इनहेरिटेड होता है, और एक होता है कि उसको लीडरशिप के लिए तैयार किया जाता है और बाद में वो सीखता है। 3-4 प्रोसेस हैं जिसमें से लीडरशिप तैयार होती है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो मैनेजमेंट है उसमें ऐसे लोग बैठे हुए कि उनको पता ही नहीं है कि हमने लीडर को तैयार कैसे करना है। और एजुकेशन जिस तरह आपने बात की थी उसमें वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ग्रास रूट पे क्यों है? क्योंकि जब आप अंडर 19 अंडर 16 से लेकर तैयार करते हैं ना फर्स्ट क्लास से, तो आपको लीडर उसी वक्त ढूंढना होता है, उसी टाइम पे आपने उसमें क्वालिटीज़ फाइंड आउट करनी होती हैं और उसको फ्लॉरिश करना होता है लीडरशिप के लिए। अब जो हमारा अमला भेजता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जब मैं क्यों कहता हूँ, मैं इनके खिलाफ किस लिए जाता हूँ कि ये जो जहालत है ये हमारी सारी बुराई की जड़ है। जब आप इलिटरेट लोगों को भेजते हैं मुख्तलिफ रीजन्स में बच्चों की कोचिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट्स में, वो हर चीज़ अपने हाथ में रखते हैं। कैप्टन ज़रूर होता है मगर वो कैप्टन को एम्पावर नहीं करने देते। वो टीम वो बनाते हैं, 12th मैन तक वो सिलेक्ट करते हैं, हैवी रूल, लाइट रूल, मीडियम रूल, कौन सा रूल लेना है फैसला वो करते हैं, डिक्लेरेशन कब करनी है वो फैसला करते हैं। हाँ। हर चीज़ वो हाथ में। तो कैप्टन इसमें ग्रूम नहीं हो सकता। कैप्टन ग्रूम विनरी लोग जो क्यों पूरी दुनिया स्पोर्ट्स साइंसिस की जानब जा रही है, पढ़े लिखे लोगों की जानब क्यों जा रही है? इसीलिए जा रही है कि वो नीचे जाके ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट का काम कर सकें, ना सिर्फ गेम डेवलपमेंट का बल्कि ये प्लेयर डेवलपमेंट का, और जो उनकी साइकोलॉजी है वो बेहतर कर सकें। उनको पता चले कि मीडिया हैंडलिंग कैसे होती है, बात कैसे करनी है, फैसले कैसे लेने हैं, और एक इंडिपेंडेंट कैप्टन कैसे तैयार होता है। तो ये चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा मिसिंग है पाकिस्तान क्रिकेट के पूरे स्ट्रक्चर में। अब बाबर की बदकिस्मती ये है कि वो एक ऐसे सिस्टम से आया, इसमें कसूर उसका नहीं है, मैं कभी उसको ब्लेम नहीं दूंगा। सिस्टम से ऐसे आया कि जिसने उसको तैयार होने का मौका नहीं दिया। वहाँ पे सब कंट्रोल कोच और मैनेजमेंट के पास था, उसके पास कोई इख्तियार नहीं था, वो खड़ा रहता था और जिस तरह अभी वो फैसले करता है इसी तरह वो डोमेस्टिक में फैसले करता था। तो वो हमें बुरे लगते हैं। आप देखेंगे महेंद्र सिंह धोनी इंडिया में आए हैं, विद इन नो टाइम इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उनको एजुकेट किया, कहाँ से कहाँ पे पहुँचा दिया, उनके फैसले देखें, उनको लीडरशिप क्वालिटीज़ देखी, उनकी स्पीच देखें, उनकी मीडिया हैंडलिंग देखें, फिर जो यंगस्टर के साथ उनका वर्क है और उनका रवैया है वो देखें। तो ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार नहीं करा। और इसके बाद इन्होंने सबसे पहले अजहर अली को बुलाया कैप्टन, उसको निकाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद निकाला। सरफराज को इसी क्रिकेट बोर्ड ने बनाया। हाँ। फिर इन्होंने ही उसके खिलाफ कंट्रोवर्सीज फैलाई और फिर उसको निकाला। फिर बाबर आजम को जब पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि ये तैयार नहीं है, उसको 3 फॉर्मेट की कैप्टनसी इसी क्रिकेट बोर्ड ने दी है। फिर अभी इसी के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। आपने देखा होगा मीडिया पे अनाउंसमेंट से पहले एक फ्लोट की कि शायद T20 की कैप्टनसी ली जा रही है, और जब वो फिर उसके मुकाबले में 5-6 कैप्टन वो खड़े कर दिए कि भाई वो एक मेंटल शेल के अंदर ही रहे और फिर वो उसी में और एक खौफजदा रहे। एक खौफजदा आदमी तो कैसे पाकिस्तान की नेशनल टीम को लीड कर। भाई अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके इधर दोबारा डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। हम रऊफ भाई से बात कर रहे थे कैप्टनसी के हवाले से। तो अच्छा आप फाइनली बताएं कि क्या आपको लगता है कि बाबर एस्टेब्लिश हो जाएगा एज ए कैप्टन, या आपको लगता है कि कोई ऐसा लड़का है शाहीन या शादाब इनकी बात की जा रही है एज ए रिप्लेसमेंट, ये लड़के ज़्यादा बेहतर उससे कैप्टन साबित हो सकते हैं? देखिए अभी उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद ही, तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती होगी अगर उसको इस स्टेज पर निकाल कर किसी और को कैप्टनसी देते हैं। क्योंकि शाहीन अफरीदी की बात तो ज़रूर चल रही है, मगर आपको देखेंगे एक पूरा साल इंजरी के बाद वो टीम के अंदर आया है, और फिर जो फास्ट बॉलर होता है उसका ये नहीं पता होता कि कब वो इंजर्ड होकर बाहर हो जाए। और फिर उसके बाद जो बेसिक चीज़ ये है कि जब तक आप टेस्ट फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं करते और उसके बाद आपकी वहाँ पर जगह सीमेंटेड नहीं होती और आप अपनी पूरी फिटनेस वहाँ पर शो नहीं करते, तो आप टीम को लेकर नहीं चल सकती। आप T20 की परफॉर्मेंस पर आप 3 फॉर्मेट में किसी को कैप्टन नहीं बना सकते। अगर आपने अभी बनाया है उसको बाबर आजम को, तो मेरा ख्याल है कि उसको थोड़ा सा और टाइम दें। अगर विद द पैसेज ऑफ द टाइम वो देखते हैं कि उसमें ग्रूमिंग आती है तो ठीक है, वरना फिर आप स्लोली, बिल्कुल स्लोली और ग्रेजुअली आप एक उसकी रिप्लेसमेंट पर T20 से किसी दूसरे को कैप्टनसी के लिए तैयार करें और उसको एजुकेट करें, ग्रूम करें। अब देखिए आप शादाब को कैप्टन बनाया इन्होंने, अब वो जो चीज़ उसकी डोमेन में नहीं है उस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा है और उस पर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उससे नाराज़ हो गया और उसको निकाल दिया और उस पर एक्सप्लेनेशन उसकी हुई है। देखें कि जब आप खुद एक प्लेयर को एजुकेट नहीं कर रहे और उसको मीडिया हैंडलिंग नहीं सिखा रहे और उसको ये नहीं बता रहे कि आपने किस तरीके से वहाँ पर जाके बात करना और एक्सप्रेस करना है, और फिर आप उस पर नाराज़गी भी शो कर रहे हैं, और अब पहले आपने इमेच्योर को एक बड़े स्टेज दे दिया और फिर आप उस पर नाराज़गी करें, तो ये ज़्यादती है। इस तरीके से कभी भी कोई ग्रूम नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा थोड़ी सी हम अभी करंट जो स्क्वाड है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। बॉलिंग के पहले बात करते हैं। सबसे बड़ा PSL की जो फाइंड है वो एहसानुल्लाह है, और माशाल्लाह आप भी एक ज़बरदस्त फास्ट बॉलर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? एक पाकिस्तानी धरती हमेशा फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करती चली जाती है। हमें लेजेंड लीग में भी थे तो उधर भी सब फॉरेन प्लेयर्स की
हमारे प्लेयर से यही बात कर रहे थे कि ये कैसे हो जाता है और कैसे आप लोग प्रोड्यूस कर देते हैं। तो एहसानुल्लाह को कैसे देखते हैं एज फास्ट बॉलर? देखिए, सबसे पहले तो फास्ट बॉलिंग इसलिए प्रोडक्शन होती है पाकिस्तान में, और आपको लगता है कि प्रोडक्शन की एक फैक्ट्री इसलिए लगी हुई है कि एक ही गेम है और पूरे पाकिस्तान में वही गेम चलती है। हर गली मोहल्ले में टेप बॉल क्रिकेट होती है। और हमारे जो हमारे बच्चे होते हैं ना, वो बारीक होते हैं, उनकी जो फिजिकल जो उनकी स्ट्रेंथ होती है बिल्कुल वो स्लिम होते हैं, ठीक है। उनके जो ये शोल्डर और ये जो होती है ना आर्म मूवमेंट, ये बहुत इलेक्ट्रिक फास्ट होती है टेप बॉल से, क्योंकि वो जो समझने वाली ये चीज़ है कि जो टेप बॉल है वो लाइट है। हार्ड बॉल है, उसको प्रॉपरली आपको पूरा शोल्डर का और कमर का और टांगों का जोर लगा के फेंकना होता है। तो जब आप लाइट बॉल के साथ आप बॉलिंग करते हैं तो आपके ये जो पूरा एक सिस्टम है ये बहुत तेज़ हो जाता है नेचुरली। वसीम अकरम इसकी एग्जांपल है, मोहम्मद शमी इसकी एग्जांपल थे, अभी एहसान उल्लाह इसकी एग्जांपल है, और नसीम शाह, सब के सब इसी टेप बॉल क्रिकेट से आए हैं। और दुनिया में कोई कंट्री इस तरीके से अपने उनके बच्चों के ये जो सिस्टम है ये इतना इलेक्ट्रिक फास्ट नहीं हो सकता जो हमारे बच्चों का टेप बॉल खेल के है। तो एहसान उल्लाह भी एग्जैक्टली इसी सिस्टम की प्रोडक्शन है, और उसका जो बेसिक बायोमैकेनिक्स है आउटस्टैंडिंग है, रनअप बहुत ही एक्सीलेंट है, उसका एक्शन बहुत ही शानदार है। मगर अगर उसको लॉन्ग फॉर्मेट में डालेंगे तो उसको इंजरी होगी, ये मैं अभी इससे आपको कह रहा हूँ। उसमें अभी भी थोड़ा सा वर्क करने वाला है उसके एक्शन पे। वो T20 में ठीक है कि वो वेरी गुड है, 4 ओवर बहुत अच्छे कर सकता है, मगर आप उसको अगर लॉन्ग फॉर्मेट में डालेंगे, 4 डे में या टेस्ट क्रिकेट में, या उसको 1 डे फॉर्मेट बहुत ज़्यादा खिला देंगे बगैर काम किए हुए उसकी टेक्निक पे, ठीक है। तो एक माइनर सा उसकी एडजस्टमेंट है बायोमैकेनिकली, उसके रनअप में भी थोड़ी सी, और उसके थोड़ा सा उसके रनअप से ही उसका एक्शन एडजस्ट हो जाएगा। अगर उसके बगैर उसको डाला तो ये उसके लिए भी खतरनाक होगा और पाकिस्तान के लिए। अच्छा, उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ ये है कि उसको T20 में रखा गया, अभी ODI में नहीं रखा गया। और हमारा मानना ये है, मेरा खास तौर पे, कि आगे आपके पास ये एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, तो उसके लिए आपको बच्चे को तैयार करना था और अपनी कंडीशन में उसको खिला के आप उसको एक तो चेक भी हो जाना था कितना स्ट्रेंथ, और एशिया की कंडीशन के ऊपर ही ऑब्वियसली ये दोनों इवेंट होने हैं पाकिस्तान में। इंशाल्लाह होपफुली ये होगा एशिया कप, और वर्ल्ड कप भारत में होगा। तो आपको लगता नहीं है कि ये उसको खिलाना चाहिए था? और ये जो माइन्यूट सी चेंजिंग आप बता रहे हैं, ये अभी कर ली जाती है एडजस्टमेंट, और आपका तब तक 5-6 माह तक वो लड़का प्रिपेयर होता? क्योंकि आप देख रहे हैं हसन अली की परफॉर्मेंस डिक्लाइन पे चली गई, नसीम शाह को भी रन्स हो रहे हैं, हारिस रऊफ को बहुत मार पड़ी PSL में, और यू नेवर नो कि वो अपनी फिटनेस को रीगेन कर पाते हैं कि नहीं। तो आपका बैकअप तो ज़रूर तैयार होना चाहिए ना इस तरह पूरा। जी बिल्कुल, उसको 1 या 2 मैचेस तो हर सूरत में उसको देने पड़े, मगर उस पर काम करना ज़रूरी है। और मैंने नहीं देखा कि, क्योंकि मैंने PSL में भी उसको देखा और उसके बाद अफगान सीरीज़ में भी वो अभी उसी तरीके से ही बॉलिंग कर रहा है। उसका जो थोड़ा सा वो माइनर चेंजिंग है वो अभी तक उसमें नहीं आई है। या हमारे जो लोकल कोचेज़ हैं या जो कोचिंग स्टाफ है काम करता है, मगर वो एक बहुत पुरानी सोच है, उसी से चल रहा है कि आपने बॉल को पकड़ना कैसे है, ग्रिप करते करना, फेंकना कैसे, ये चीज़ें माने नहीं रखती। उसके जो रनअप है उस पर काम की ज़रूरत है, और उसका जो एक्शन है उसमें बिल्कुल माइनर स्लाइटली एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद आप उसको लॉन्ग फॉर्मेट में डालें। तो ये बात आपकी बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि उसको मीनवाइल 1 या 2 वनडे न्यूजीलैंड के खिलाफ देने चाहिए, ताकि वो यूज टू रहे और सिस्टम के, अगर आपका कोई बॉलर कोलैप्स होता है बड़े टूर्नामेंट्स में तो आपको रिप्लेसमेंट आपका डगआउट में स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, दूसरी एक अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी एक फाइंड जो थी PSL की साइम अयूब थी। आल दो के लास्ट टाइम भी वो खेले थे बट अच्छा परफॉर्म नहीं करे, बट इस दफ़ा हमें लगा कि ये लड़का है। और जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ पहले 2 मैचेस में नहीं किया, बट सबको मानना यह था कि टैलेंट इसमें है, और तीसरी इनिंग्स ने फिर प्रूव भी करके दिखाया उसने कि उसके अंदर तमाम वो स्किल्स अवेलेबल हैं जो एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बनने के लिए। तो साइम अयूब को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक्सीलेंट बैट्समैन है, टेक्निक उसकी बहुत अच्छी है, और मेरा ख्याल है कि उसको थोड़ा सा अगर चांस अब दिया है, अगर आपने 5-6 जो ट्राई की हैं उसमें से एक कोई चांस दिया है, तो उसको थोड़ा सा लंबा या तो कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ दें उसको, पूरी सीरीज़ खिला दें न्यूजीलैंड वाली, दोनों वनडे और T20। वनडे में नहीं रखा गया, T20 में रखा गया। मेरा ख्याल है कि T20 तो एक आप फ्लूक क्रिकेट आप उसको कह सकते हैं ना, कि अगर वो आउट हो गया तो फिर उसका, और अगर ऐसा प्लेयर आपको अब्दुल्ला शफीक के बाद टेक्निकल साउंड मिल ही गया है, तो आपको तो चाहिए था ODI में भी उसको कंटिन्यू रखने के साथ, तो उसकी टेक्निक को आप चेक करते हैं, उसको खिलाते। हाँ, और दूसरा फिर उसको अगर वो डोमेस्टिक में डालें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि उसमें और वो सॉलिड होकर निकलेगा, और जो उसकी बेसिक उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं वो और बेहतर हो जाएगी। और जितना बैट्समैन ज़्यादा क्रिकेट खेलता जाएगा उतनी उसकी टेक्निक भी बेहतर होती जाएगी, और उतना ही वो ज़्यादा मैच्योर होता जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि बैट्समैन के लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि वो थोड़ा सा लेट भी अगर खेले तो वो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। अच्छा, 2-3 चेंजिंग ODI क्रिकेट में हमने देखा कि एक तो हारिस सुहेल की दोबारा से उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है, 2-3 साल का गैप था उनका 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से, और अभी भी हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर में 47 की एवरेज उनकी है। कोई भी हमें मिडिल ऑर्डर 2-3 साल से मसला रहा,
सलमान अली आगा को भी रखा गया, तो इन दोनों की इंडक्शन मिडिल ऑर्डर में कैसे देखते हैं? देखिए सलमान आगा तो क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म किया उसने भी, उसके पहले भी सीरीज़ जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी उसमें भी उसने परफॉर्म किया और अच्छा खेल रहा है वो तो एक नेचुरली पार्ट एंड पार्सल है पाकिस्तान और उसके एज ये है कि ऑफ स्पिन भी करते हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करता है और हमारी जो कंडीशंस हैं उसमें उसको एक्स्ट्रा है, उसका एडवांटेज है। हारिस सोहेल का थोड़ा सा ये है कि इसमें कोई डाउट नहीं, उसकी एवरेज अच्छी है, उसकी पास्ट में परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है, वो हमारे साथ भी खेला हुआ है, वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉप प्रोडक्ट थी पाकिस्तान की उस ज़माने में। मगर अब वो क्या किया जाए कि जब उसने अपनी जो फिटनेस है उसको भी बहाल नहीं किया, उस तरीके से मेंटेन नहीं किया, फिर उसको चांसेस भी मिलते गया, उसके बावजूद फिर कभी उसको नी का प्रॉब्लम हो रहा था, कभी किसी और जगह पे प्रॉब्लम हो रहा था। और मेरा थोड़ा सा सरप्राइजिंग इसलिए है कि पिछले 10-12 साल से वो सिस्टम का एक हिस्सा है पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्ट्रक्चर का और पाकिस्तान की टीम का, मगर हमारा क्रिकेट बोर्ड अभी तक एक भी मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर उस पाए का तैयार नहीं कर सका। और फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इतना ज़्यादा पैसा भी खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी जो प्रोडक्शन है वो नहीं आ रही, तो ये थोड़ा सा लम्हा फिक्री है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कहना चाहिए और लास्ट क्वेश्चन भी है कोचिंग के हवाले से। कोचिंग हमने देखी, पहले मिसबाह हक थे, फिर ये शुक्रान मुश्ताक को दी गई, खातर खा हमें उस तरह की जो विक्ट्रीज, क्योंकि हमारा कंट्री टाइटल जीतने को मानता है, ये सेमीफाइनल फाइनल को ये हमारी आवाम भूल जाती है, ना मायने रखती है। ओबियसली रखना चाहिए भी नहीं, मैं खुद इसको मानता हूँ कि आपने कोई वर्ल्ड कप जीता तो उसी को कहेंगे फाइनल आप 10 खेल लें, वो इंपॉर्टेंस नहीं रखती। शायद यूरोपियन कंट्री या दूसरे ये कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ इसको शायद वो उनकी आवाम एक्सेप्ट कर ले, बट हमारे कल्चर में तो इसकी एक्सेप्टेंस ज़ीरो है। फिर अभी दोबारा सेठी साहब का आते साथ ही मिकी आर्थर की तरफ काफ़ी वो इंक्लाइंड थे और उन्हें अब डायरेक्टर का ओहदा दे दिया गया है। मॉर्निंग मॉर्कल को बॉलिंग कोच का कहा गया। पहले हमने देखा कि यासर की बात की जा रही थी कि उनको बुलाया जाएगा पाकिस्तान, तो वो भी नई चीज़ दरमियान में रहेगी। तो कैसे आप ये देखते हैं, ये जो नया आ रहा स्ट्रक्चर, ब्रैडबर्न जो है वो एज हेड कोच आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए इन चीज़ों का मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट को कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। बांग्लादेश ने इस पर तजर्बा किया, फार्मर कोचेस की एक बड़ी टीम हायर की थी, वो राइट ग्रास रूट से अंडर-19 से उनके साथ चलते रहे हैं, मगर उस एंड रिजल्ट उसका कुछ भी नहीं निकला। जब प्लेयर्स आने बंद हो गए तो वो बिल्कुल डाउन चले गए, टेस्ट में भी नीचे चले गए, वनडे में भी, T20 में भी उनकी पोजीशन डाउन है। इंडिया ने तजर्बा किया, कुछ हासिल नहीं हुआ और ना ही पाकिस्तान को कुछ हासिल होगा। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ेंगी। देखें कि आप पिछले 20-25 साल से आप कोचिंग कोर्सेज यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेशनल एकेडमी में करवा रहे हैं, आप क्यों अभी तक एक भी अच्छा कोच डेवलप नहीं कर सके? वजह क्या कि आपकी जो इंटेंशंस क्लियर नहीं है, आपकी नीयत साफ़ नहीं है। आप उस जो आपने डायरेक्टर लगाए हुए थे या कोचिंग करवाने के लिए लोग हायर किए हुए थे, वो डरपोक लोग थे। उनकी कोशिश यही थी कि पढ़ा लिखा, कोई एजुकेटेड, कोई सेंसेबल बंदा सिस्टम में आके हमें रिप्लेस ना कर ले। उन्होंने जितने लोगों को कोचिंग कोर्सेज करवाए या अपॉइंटमेंट्स की, वो सारे इलिटरेट थे, किसी की एजुकेशन मैट्रिक भी नहीं थी, क्योंकि अंडर मैट्रिक था, किसी ने इंटर किया हुआ था, किसी ने कुछ किया हुआ था, ना किसी की स्पोर्ट्स साइंसेज में किसी के पास डिग्री थी, ना एजुकेशन थी, ना कोई विजन था उसमें। तो एक बड़ी फौज उन्होंने तैयार कर दी और इसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि अभी सेठी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई आदमी कोचिंग के काबिल नहीं है। तो और वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि आपने जिनको कोचिंग कोर्सेज करवाए उनकी एजुकेशन ही नहीं थी प्लेयर्स को सिखाने की, तो फिर मजबूरन आपको बाहर से पूरा स्टाफ लाना पड़ा। अभी भी जो सेठी साहब की जो प्लानिंग है वो भी और जो विजन है वो भी 50% आप उसको कह सकते हैं, वो पूरा कंप्लीट नहीं है जब तक आप अपना स्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे। आप एजुकेटेड लोगों को कोचिंग के फील्ड में लाएं, उनको जिनके पास डिग्रियां उनको इसमें इंडक्ट करें। एक मसला ये भी आता है ना कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो नेपोटिज्म में भी चले जाते हैं। लेकिन नेपोटिज्म में वही जाएगा जो इलिटरेट है, जो इलिटरेसी फैलाते हैं। नेपोटिज्म में एजुकेटेड बंदा जिसके पास डिग्री है, जो प्रोफेशनल तरीके से अपना काम चलाना चाहता है, वो तो कभी भी नहीं आएगा। दुआ और उम्मीद करते हैं आप जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आए और पाकिस्तान का दोबारा काम है वो हासिल करें। बहुत शुक्र हो भाई आपके टाइम का। नाज़रीन, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी अब्दुल रऊफ साहब की। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।